नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। इलेक्शन के हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो मेरे उक़ब में बिल्डिंग है, इसका असल में मसला है इस बिल्डिंग में किसके नंबर ज़्यादा होंगे, किसकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, और ये बिल्डिंग मोतबर होगी क्योंकि इसने जमहूरी निज़ाम को चलाना है। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर कौन से नुमाइंदगान बैठे होंगे, किस शोबे के नुमाइंदगान बैठे होंगे, कौन से पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हैरान कुन एदाद शुमार मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ऐसा हल्का है पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में रियासत पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि यहाँ पर लोग कितने आबाद हैं, और जो फ़र्क है वो आँखों को घुमा देने वाला है। रियासत पाकिस्तान के एक अपने शुमार के मुताबिक इस हलके के अंदर जो सारे पाकिस्तान पर मुहित है तकरीबन 3 लाख के करीब लोग बसते हैं। एक और शुमार के मुताबिक तकरीबन 13 लाख के करीब लोग बसते हैं। एक और शुमार के मुताबिक तकरीबन 17 लाख के करीब लोग बसते हैं। एक और बैनुल-अक़वामी शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 70 लाख लोग बसते हैं। और एक और बैनुल-अक़वामी शुमार के मुताबिक तकरीबन 3.25 करोड़ लोग बसते हैं। तो आप हैरान होंगे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिसकी तमाम नुमाइंदगी जो है इस पार्लियामेंट ने करनी है, वहाँ पर 3 लाख से लेकर 3 करोड़ 70 लाख के करीब लोग आबाद हैं, जिनके बारे में रियासत पाकिस्तान को पता नहीं है कि वो कितने हैं। ये है पाकिस्तान की डिसेबल्ड आबादी के शुमार। पाकिस्तान के अंदर जो माजूर अफराद हैं वो वोट का हक़ रखते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान उनको काउंट नहीं कर सकती। सियासी जमातें जो अपने मैनिफेस्टो बना रही हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि तमाम पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं। किस पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी जमात हैं? वो कौन से लोग हैं जो इन लोगों के ज़रिए रिप्रेजेंट होते हैं? क्योंकि डिसेबल्ड की तो कोई नुमाइंदगी है नहीं। बैनुल-अक़वामी तौर पर जो सेफ़ एस्टिमेट दिया जाता है कि 16% पाकिस्तान की आबादी डिसेबल्ड लोगों पर मबनी है और उसका आधा हिस्सा ख़वातीन पर मबनी है। हम आज के प्रोग्राम में आपको बात सुनवाना चाहते हैं उन लोगों की जो बराह रास्त मुतासरीन हैं शुमार की इस परेशानियों के, कि जब उनको सही तरीके से काउंट ही नहीं किया जाता तो उनके वोट की वक़्त क्या होगी। इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आइन की बिलखुसूस इन्फोर्सेबल क्लॉज है कि कोई भी पाकिस्तानी जो वोट देने का हक़ रखता है उसको हक़ से महरूम ना किया जाए। और यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं मुमकिन तौर पर जो वोट का हक़ तो रखते हैं लेकिन रियासत उनको शुमार नहीं कर पाती। इस प्रोग्राम में हमारे पास अंबर शाहिद होंगी जो चेयरपर्सन है डेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आबिया अकरम होंगी जो CEO हैं नेशनल फोरम ऑफ वेमेन डिसेबिलिटी, राजा इमरान साहब होंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और पहले खसूसी अफराद में से एक हैं जिन्होंने बाकायदा इलेक्शन कंटेस्ट किया, और नबील सत्ती साहब हैं जो फोकल पर्सन है ब्लाइंड पीपल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चेयरपर्सन वेरी स्पेशल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। हम इनकी बात आपको सुनवाना चाहते हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इस पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर अनरिप्रेजेंटेड है। ये डाटा के बारे में तो हमें बताएं कि इतनी तफावत क्यों है, यानी 3 लाख 17 लाख 33 लाख 2 करोड़ 70 लाख 3 करोड़, पाकिस्तान में कितनी तादाद है? थैंक यू तलत भाई, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। असल में अभी तक किसी के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी रजिस्ट्रेशंस नहीं होती। हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है। अगर हम नादरा के पास जाते हैं तो वो अपने CNIC जो स्पेशल CNIC है उसकी रजिस्ट्रेशन के बेस पर कहते हैं कि लास्ट टाइम जब मेरी डिस्कशन हुई थी चेयरमैन नादरा से तो उन्होंने कहा था 11 लाख है हम लोग। देन जब उनके वेबसाइट पर आप अगर विज़िट करें तो वहाँ पर हम लोग 3 लाख लिखे हुए हैं। बेसिकली पर्सन विद स्पेशल नीड्स को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती? अगर आप इसके ऊपर अमर बताना चाहें तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती? कहें कि बहुत कम है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। लेकिन ऑफिशियल्स को तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि नहीं? सर कि पहले जब
बहुत सारे एरियाज में जितना हमने काम किया अब चेंज हो गया है। अब वो लोग थोड़ा सा अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन डेटा के ऊपर अभी भी ज़्यादा। नबील, आपकी टेक क्या है इसके ऊपर? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं होती? इतना डेटा में जब आपको पता ही नहीं है कि हैं कितने, तो पॉलिसी क्या बनानी है आपने? सर इस पे दोनों तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो हमारी एजुकेशन लेवल बहुत कम है, हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनके, वो हमारे एक फिनोमेना है कि वो कहते हैं कि ये हमें ये डिसेबल जो है, स्पेशल जो है, ये माजूर जो है, जो भी आप कह लें, ये हमें देगा क्या? वो पहले उसको डॉक्यूमेंटेशन करवाते ही नहीं। दूसरा बैरियर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इस कदर मिसबिहेव करते हैं टूवर्ड्स स्पेशल पर्सनस कि जो फिर कोई वालिदैन अपने स्पेशल पर्सनस को, अपने बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन करवाते ही नहीं। इस वजह से कोई रजिस्ट्रेशन के अमल के अंदर इतनी ज़्यादा हर्डल्स हैं। अभी इलेक्शन का वक्त है ना जी, क्या तवक्को आता है आपकी? इतने हर तरफ मैनिफेस्टोस लिखे जा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं। मैं आऊँगा स्पेशल जो आपकी ज़रूरियात हैं हर शोबे की, लेकिन ज़रा इलेक्शन के हवाले से बात करें। What do you expect? we are saying like 10 to 15%, 10 से 15% persons with disability हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। 50% उसमें से ख़वातीन बाहम माजूरी हैं। 80% of them are living rural areas में। पाकिस्तान की सेंसस में सिर्फ पॉइंट समथिंग मेंशन किया गया है। उसका तो आपका जो रीज़न वर्किंग फिगर है वो 16% के करीब है। आप जब आपस में जी 16%। ठीक है। और अभी तक जब हम सेंसस में बात करते हैं या इलेक्शंस में बात करते हैं तो दे आर नॉट द रजिस्टर्ड वोटर, क्योंकि उनके CNICs नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सेंसस में वाशिंगटन सेट ऑफ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया गया। वो जब सवाल करते हैं तो वो पहला सवाल करते हैं आपके ख़ानदान में कोई क्रिपल्ड है या डिसेबल्ड है, तो वो तो कहते हैं ये तो अल्लाह लोग हैं, इनको आप किस तरह इंक्लूड करें। डेफिनेशंस डिफाइन नहीं हुई हुई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पोलिंग स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाएं। मैनिफेस्टोज में डिसेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर रिजर्व सीट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की कितनी सीट्स हैं? हम प्रोसीजर पे रहते हैं। ये ऑनेस्टी टेस्ट इज हियर। नबील, आपने वोट डाला आज तक कभी? जी, एक दफ़ा। क्या प्रोसीजर बताएं? प्रोसीजर सर, हम दूसरों के सहारे कि वो जो चाहे वही करेगा। सिंपल आम भेड़ बकरियों की तरह जैसा बाकी लोग लाइन में लगे होते हैं, हमें भी वही प्रोसेस फॉलो किया। एक पर्ची उन्होंने दी और साथ में एक मेरे जो दोस्त थे वो गए मेरे साथ और उन्होंने स्टैम्प उनके हाथ में थी और उन्होंने ठप्पा लगा दिया। अब आई डोंट नो कि उन्होंने बल्ले पे मोहर लगाई, शेर पे लगाई, तीर पे लगाई या किस पे लगाई। लेकिन आपका स्पेशल प्रोसीजर क्या नहीं है? नो अभी तक अलाउड नहीं है। हमारे पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अमर क्या कह रही थी आपको जब हम बात कर रहे थे? ये सेइंग कि हम लोग जब डेफ लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है, जब हम कास्ट करने जाते हैं वोट तो कोई हमें एक्सप्लेन नहीं करता कि प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ा आपने तो खुद इलेक्शन लड़ा भी हुआ है 2018 में। कितने 224 वोट आपको मिले? 2024 यस, दैट्स वंडरफुल। प्रोसीजर बताइए, क्या मुश्किलात ये थी कि जब मैं पहली दफ़ा गया अपने पेपर जमा करवाने तो किसी ने मुझे उस सेटअप में आने ही नहीं दिया और बड़ी मुश्किल से जब मैंने अपने पेपर कंप्लीट किए तो मेरा जो RO सेंटर बना था वो 4th फ्लोर के ऊपर था, कचहरी के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर। 3 फ्लोर चढ़ने पड़े, चौथे पे जनाब जाके फिर लिफ्ट मिली, लिफ्ट से ऊपर गए। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो हज़रत बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि यार ये, उन्होंने वर्ड्स को, ये माजूर इधर क्यों घूम रहा है? उन्होंने कहा सर ये इलेक्शन के पेपर जमा कराने आया। तो उन्होंने अपनी अनेक नीचे करके वो इलेक्शन के पेपर जमा कराना है। मुझे बुला कहते हैं यार मुझे बताओ तुसी वोटा छोटा भी पाते हो? मैं कहा जी सर वोट डालते हैं, हमारी बनी हुई है। तो देन ही सेज कि मुझे इससे पहले ये अवेयरनेस ही नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारा लेंथी प्रोसेस बताया, ये लेके आओ, PTCL करवा के आओ। मैं जब सब कुछ करवा के लाया तो उन्होंने फिर कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान में किसी एक टिकट को देना होता दुनिया में तो वो मैं आपको देता। बहुत लंबा प्रोसेस है, फ़ीस है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के पास पैसे नहीं होते। अब 20,000 या 40,000 रुपये आपको पता है कि फ़ीस है।
मैंने तो दोनों में जमा करवाई थी, लेकिन मुझे सिर्फ PP 14 में बड़ी मुश्किल से मेरे कागजात जो है वो एक्सेप्ट हुए। फिर ये रिकॉर्ड बन गया कि मैं पाकिस्तान की तारीख का पहला स्पेशल पर्सन हूँ जिसने जनरल इलेक्शन भी लड़ा, और फिर ऐसे मैंने सेनेट के लिए भी अप्लाई किया, वहाँ पे भी पेपर वर्क जो मेरे बस में था वो किया। मगर किसी पार्टी ने, किसी पब्लिक जमहूरी, हमारा मुल्क है, जमहूरी पार्टियों ने, किसी सियासी पार्टी ने मुझे सपोर्ट नहीं की। इवन के एवरीवन, तमाम पार्टी लीडरान से, तमाम बड़े लोगों से मैं जाके मिला, अब बाकायदा मैंने लेटर सबमिट किए, सब कुछ सबमिट किया, बट नो वन। अच्छा अंबर, इसका सवाल का जवाब ये हमें दे दें, आप सवालों तक पहुंचा दें। द मीनवाइल मैं फिर नबील साहब से सवाल कर लेता हूँ। क्या वाकईतन नॉर्मल प्रोसीजर वोटिंग का आपके लिए होना चाहिए? उसमें आपको चाहिए सहूलत, या आपके ख्याल में कोई खुसूसी इंतज़ाम होना चाहिए? सर, जब आप हमें ये गर्दानते हैं खसूसी अफराद, तो फिर हमें प्रोसेस भी खसूसी ही मिलना चाहिए। फेयर पॉइंट, ठीक है। वो क्या होगा आपकी नज़र, क्या होगा? सर, जैसे अब ब्लाइंड जो है, अगर कोई वोट कास्ट करने चाहता है तो उसके लिए ब्रेल टैक्टाइल होना चाहिए बैलेट पेपर के ऊपर। वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रीड करे और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से स्टैंप लगाए, ताकि उसको ये यकीन हो कि मेरा वोट मैं जिस पार्टी को डाल रहा हूँ उसी को जा रहा है, जिस कैंडिडेट को डाल रहा हूँ उसी को जा रहा है। इसी तरह डेफ के जो मसाइल हैं, ये अभी आपको ख़ुद भी बताएंगी कि इनको तो पता ही नहीं लगता कि इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा उसका निशान क्या है। इनको तो ख़ास तौर पे हर पोलिंग स्टेशन पे टेलीप्रेटर चाहिए होता है। ठीक, वो क्या कह रही हैं, जरा उनका सुन लेते फिर आप। गो अहेड। जो इलेक्शंस की कैंपेन्स हैं उनको एक्सेसिबल बनाना चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। अभी जो रीसेंट कैंपेन्स आ रही हैं वो उन्होंने एक्सेसिबल भी बनाई है, जेंडर एंड चाइल्ड सेल भी बनाया है, लेकिन इस प्रोसेस को आसान करने के लिए पॉलिसी लेवल पे चेंज होना चाहिए, ताकि हम जो डेफ, जैसे अभी इन्होंने बताया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि इंटरप्रेटर मौजूद नहीं है, मुझे सारी चीज़ कम्युनिकेट नहीं की जाती है, मैं खुद से अज्यूम कर रही होती हूँ कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। और आपका अपना टेक क्या है स्पेशल प्रोसीजर? बताइए। अपना लाइक ऑब्वियसली इंक्लूसिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हम सारे पोलिंग स्टेशंस को एक्सेसिबल नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग कि आपके कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि एक्सेसिबल भी हैं, रीचेबल भी हैं। अभी जैसे हम लोग 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो खवातीन को फेस करना पड़ता है वो इस प्रोसेस में भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आप व्हील चेयर पे जाएंगे, 2 लोग व्हील चेयर को उठाएंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो वो कोई भी मेल आपकी बॉडी को टच कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रोसेस से गुजर रही हैं, इसीलिए वो वोट कास्ट करने नहीं आते। आपने वोट किया कभी? जी, एक बार। You had this experience? Yes. ठीक। अंबर, आपने वोट डाला? आपने वोट डाला? कहते पता ही नहीं है, बस जिसने जो बताया मैंने मोहर लगा के डब्बे में डाल दी। बेसिकली सबसे कि हर डिसेबिलिटीज़ को साथ एक जगह पे बैठ के इसके ऊपर कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, ये सब के लिए। असल में सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कशन में कहा था, सेंसिटाइजेशन भी इन लोगों की थी कि जब तक आप अपने सीसी में एक डिसेबल मेंबर नहीं रखेंगे, अभी आप देख लें मैनिफेस्टोस बना रहे हैं उसमें कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहा, किसी से नहीं पूछ रहा। यही हाल हमारा नेशनल असम्बलीज़ और प्रोविजनल असम्बलीज़ के अंदर होता है। वहाँ हमारे लिए लॉ बन रहे होते हैं, जो बना रहे होते हैं उनको डिसेबिलिटीज़ के मीनिंग्स ही नहीं मालूम। क्या ज़रूरी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी उसका मेंबर हो? क्या ये ज़रूरी है कि जिनकी डिसेबिलिटी है उनके साथ बातचीत करके उनकी इनपुट लिए जाए? Which one would you prefer? दोनों होने चाहिए? दोनों होने चाहिए। देखिए, अवेयरनेस जब तक नहीं है, अब आप किसी को नहीं मालूम हमारे इश्यूज़ क्या हैं, तो वो कैसे उसको एड्रेस करेगा? अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी व्हीलचेयर नीचे नहीं आ सकी, ये कोई जो भी इशू बना, ये इशू कैसे एड्रेसेस होंगे? ये हम लोग ही जाके उनको बताएंगे। इसीलिए लास्ट टाइम भी नेशनल असम्बली में एक बिल पेश किया गया, वो इन लोगों के अपने झगड़े की वजह से आज तक पास नहीं हुआ। इसी वजह से हमारे ये तमाम दोस्त हैं, अब जैसे आपने अंबर से क्वेश्चन किया, अंबर ने आज तक हमारे किसी भी पोलिंग स्टेशंस के अंदर डेफ पोस्टर्स नहीं थे कि ये अंदर जाके क्या करें, क्योंकि जब ये जाते हैं, ये किसी से पूछते हैं
इनको डेफ साइन लैंग्वेज हमारे जो बैठे होते हैं पोलिंग एजेंट्स, उनको उर्दू भी सही नहीं आती, साइन लैंग्वेज तो बड़ी दूर की बात है। सो पहली बार हमने एक बार पोस्टर्स भी बना के दिए गवर्नमेंट को। हम छोटी छोटी चीज़ों में अवेयर करते रहते हैं, मगर अब कंटिन्यूसली करने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाना और इसको कंटिन्यूसली रखना तो गवर्नमेंट का बताइए जी। वो यही कह रही हैं कि हम लोगों की इंक्लूजन के ऊपर काम करना चाहिए, ना सिर्फ आइसोलेशन में कोई स्पेशल इनिशिएटिव्स लेने की बजाय अगर हम हर चीज़ को इंक्लूसिव बनाएंगे तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी होगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। नबील साहब, नंबर बड़ा लार्ज है और अगर इसका 70% भी ठीक है, यानी 2,70,00,000 का, अब क्योंकि हर कोई गैस लगा रहा है तो मैं एक फंक्शनल फिगर देता हूँ। अगर 2,70,00,000 का 70% भी ठीक है तो तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब वोटर मौजूद है। अगर उनका आधा जो है वो वाकईतन वोट कास्ट कर सकता है तो ये कोई 40-50 लाख के करीब वोट बनते हैं, जिससे मुराद ये है कि आप मुमकिन तौर पर 30 से 40 या बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा कौमी असम्बली और उससे दुगनी सूबाई असम्बली के नशिस्तों के ऊपर डिसीजंस हक में और ख़िलाफ़ करवा सकते हैं। तो ये जो लॉबी की पावर है, अमूमन हमने देखा था लॉबी की पावर भी होती है आपकी, तो आप मुनज़्ज़म नहीं है या आपकी से नहीं है, आपको स्पेस नहीं मिलती है, ये लॉबी क्यों नहीं कर सकते हैं? ह्यूज नंबर है ये तो। सर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं दे आर बिलोंगिंग टू लोअर मिडिल क्लास और ज़्यादा चले जाएं तो मिडिल क्लास। ये जो हमारे अवानों में जो बैठते हैं ये अशराफियाँ हैं, ये एलीट क्लास से हैं। आपको जैसे हमारे 1981 में एक्ट बना था, जनरल ज़िया-उल हक साहब, उनकी बेटी स्पेशल थी। सबका अभी दौर में असद कैसर साहब स्पीकर, उनकी बेटी स्पेशल थी, मगर उन्होंने इस तरह की कानून साजी करने की कोशिश नहीं की। हम भी इसी बात को पीट रहे हैं कि जो हमारा दर्द है, जो हमारा दुख है, वो हम ही बता सकते हैं, कोई हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये तो कुरान का फैसला है। कोटा, सियासी कोटा होना चाहिए क्या? जी जी बिल्कुल, कोटा होना चाहिए, कोटा मस्ट है। जब आप जॉब में कोटा देते हैं 3% पंजाब में है, 5% फैसला साजी के जो ईवान है उनमें भी कोटा होना चाहिए। बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते, आपको टेबल पे सीट नहीं मिलेगी, उस वक्त तक क्लेम नहीं आएगी। देखिए अब इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रूल है और दे नीड टू सिट विद यू। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रूल है कि जो पार्टी 5% वुमेन्स को टिकट नहीं देगी उसको पार्टी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, ऐसे ही इलेक्शन कैंसिल हो जाता है, इलेक्शन कैंसिल, उनके इलेक्शन कंसीडर ही नहीं किए। ऐसे ही हमारा कोटा भी होना चाहिए कि टिकट के ऊपर भी कम से कम हमारा कोटा होना चाहिए कि जो पार्टी 3 से 4% पर्सन विद स्पेशल नीड को टिकट नहीं देती उसको पार्टी कंसीडर ना किया जाए। एक बहुत बड़ी वोट है अभी, जैसे आपने बात की, आपको पता है कि टोटल विनिंग कास्ट जो हमारी वोट की होती है वो 50 से 60 लाख होती है किसी भी पार्टी की। सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम के वज़ीर आज़म साहब ने 1 करोड़ वोट लिया था, उससे पहले यही वोट रेशो था 50 लाख 60 लाख। अगर वही 50-60 लाख हम बैठे हुए हैं तो हम तो हर इलेक्शन को जीतने और हारने की वजह तो मैं कह रहा हूं कि आपका नंबर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसीलिए हमें असेंबलीज के अंदर जो है ना 3% कम से कम कोटा हमें देना चाहिए। आईफेस के साथ में फिजिकल हैंडीकैप, डेफ और ब्लाइंड, 3 कम्युनिटीज़ आपके पास बैठी हैं। इन 3 कम्युनिटीज़ को कम से कम असेंबली के अंदर होना चाहिए, ये अपने इश्यूज़ बता सके। मैं फिजिकल हैंडीकैप के इश्यूज़ बता सकूं, ऐसे ही नबील सती साहब ब्लाइंड हैं, वो अपने ब्लाइंड्स के इशू बता सके। हम भी एक दूसरे के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि मेरा इशू हो रहा है, इनका हो रहा है। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक अभी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। साथी साहब, आप मुझे बता रहे थे कि आपके पास कोई मिसाल है जिससे आपको पॉइंट वाज़े करना चाहते, गो अहेड। अच्छा, मिसाल जी मैं ये देना चाह रहा था कि हमारे जब पंजाब में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जॉब्स के हवाले उनको लेके, तो वहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस दी गई CRPD में, काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबल पर्सनस। उसमें हमें जब नुमाइंदगी दी गई तो हमने उन्हें बात की, उन्हें बताया। उनको तो हमारे मिसाल का पता ही नहीं था। मुझे उन्होंने जो वहाँ पे सेक्रेटरी साहिबान जो बैठे हुए थे उन्होंने हमें कहा जी हमने आपका मसला हल कर दिया, हमने आपके जो टीचिंग पे बैन था वो हटा दिया है, B1 B2 पे पाबंदी ख़त्म और B3 पे पाबंदी रहेगी। मैंने उनसे कहा सर आपने ये पाबंदी तो हटा दी, मुझे ज़रा डेफिनेशन बता देंगे B1 B2 B3 क्या है? कहते हैं सर जो B1 B2 है आपका वो उसकी 6 मीटर तक साइट काम करती है और B3 जो है वो टोटली ब्लाइंड होता है।
तो ये सुनने की देर थी कि मैं वहाँ पे मातम के सूरत बन गई मेरी कि ये क्या कह रहे हैं सेक्रेटरी। हमारी मालूमात की कमी को भी आप माफ़ कीजिएगा, बताइएगा कि आप बताएं ये डेफिनेशन। वो दजियां बिखेर के B1 B2 B3 की असल डेफिनेशंस क्या बताइए। असल जो B1 B2 B3 है ये सर इस तरह होती है कि B1 जो टोटली ब्लाइंड, B2 3 to 5 मीटर तक देख सकता है और B3 जो है वो 6 से 9 मीटर तक। एग्जैक्ट ऑपोजिट था जी, वो आपको उल्टा बता रहे थे मुकम्मल तौर पर। वो उन्होंने उल्टा कर दिया कि जो टोटली ब्लाइंड है उस पे बैन हटा दिया, 2 पे भी बैन हटा दिया, 3 पे जो बिल्कुल साइटेड के बराबर है उस पे लगा दिया। अच्छा, अब डिसेबिलिटी स्पेसिफिक जरा बात कर रहे थे। यू वांट टू से समथिंग, गो अहेड, बताइए। जस्ट कि कोटा सिस्टम्स जो पार्लियामेंट में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इंक्लूजन और रीजनेबल अकोमोडेशन की ज़रूरत है ताकि हर चीज़ को इंक्लूसिव तरीके से हम इनेबल कर सकें पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा, मैं इसमें अगर नुक्ता आपके सामने रख पाऊँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ NGO की इस्तिलाहात का, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस्तिलाहात के अंदर बड़े तल्ख हक़ाइक़ जो है ना वो जानबूझ के छुपा दिए जाते हैं। तो जब हम कहते हैं इंक्लूजन, लगता बड़ा अच्छा है, मतलब क्या है इसका, मतलब व्हाट डू यू वांट, मतलब आपको बताना होगा। इंक्लूजन इज नॉट गुड इनफ। डिजास्टर आया है पाकिस्तान में, फ्लड्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे थे, सबसे पहले जिनको फेस करना पड़ा वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज थे, वुमेन विद डिसेबिलिटीज। अर्थक्वेक में भी खैर वो तो जो डिसेबल्ड थे वो सर्वाइव ही नहीं कर सके, सिर्फ वही थे जो बाद में डिसेबल्ड हुए। तो हम ये कहते हैं कि अगर डिजास्टर में वो इंक्लूसिव होता है, वो हर एक को हिट करता है, लेकिन जब हम बचाने जाते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हमारे पास इंक्लूसिव नहीं होता है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज ऐसी नहीं बनी हुई। लेकिन अब फिर इसका मतलब आप इंक्लूसिव नहीं बात, आप एक्सक्लूसिव बात कर, विच मीन्स के डिजास्टर के अंदर आपको इंक्लूसिविटी तो चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट आपको एक्सक्लूसिव चाहिए, एक्सक्लूसिव टू डिसेबिलिटी नहीं। देखिए, अब ये जो रिसेंटली फ्लड आया था इसमें सारे लोगों को सपोर्ट की गई, किसी बंदे ने पर्सन विद स्पेशल नीड को सपोर्ट नहीं की। हमने रावलपिंडी से बैठ के कोटा बलोचिस्तान 100 व्हील चेयर्स पहुँचाई, हमने रावलपिंडी से बैठ के DG खान में 50 व्हील चेयरें पहुँचाई। जब वहाँ जाके उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमसे तो किसी ने रब्ता ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है। जबकि वहाँ से बैठे हुए लोग अपनी पिक्चर और अपने हालात हमें भेज रहे थे कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा आपने इनको क्यों नहीं सपोर्ट किया, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान में कहा उसका क्या असी सही नुसामिए या इन नुसामिए जेडे पहले ही इस तरह भाई हम उन्होंने प्रेफरिंग किनको किया जो नॉर्मल पर्सन थे। ये इंक्लूसिविटी के जुमरे में आता है। यहाँ पे सब एवरीबॉडी हैज़ टू बी इक्वली ट्रीटेड, यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट आपकी जो है ना वो एक्सक्लूसिव होगी। लेट्स स्टार्ट विद डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नीड्स, ताकि जो पॉलिटिशियंस सुन रहे हैं, होपफुली सुन रहे हैं, जो मैनिफेस्टोज लिख रहे हैं होपफुली लिख रहे हैं, और जिन्होंने वोट लेने हैं वो ये समझें कि ये मामला कितना अहम है। तो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नीड्स क्या है? स्टार्ट विद यू। देखिए, मैं जैसे फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मेरी आई एम द क्रचेस यूज़र। ठीक। अब जब मैनिफेस्टो लिखा जाएगा तो हमारी ज़रूरियात को हमें बैठा के पूछा जाए कि भाई आप एग्जांपल दे रहा हूँ, वोट डालने जा रहे हैं, जब मैं वोट डालने जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे क्या नीड है? मुझे सबसे पहले वहाँ पे रैम्प की ज़रूरत है। ठीक, अगर वहाँ पे रैम मौजूद हो। सेकेंडली, विदाउट लाइन मुझे वहाँ पे लेके जाया जाए, मुझे बगैर किसी सपोर्ट के उस पोलिंग बूथ तक लेके जाया जाए। पहले से पता हो, मैंने लास्ट टाइम भी इलेक्शन कमीशन को एक सजेशन दी थी कि आप इलेक्शंस की जो लिस्टें बनती है उस पर ऑलरेडी हमारा लोगो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमारा लोगो ऑलरेडी शिनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है, लिस्टों के अंदर भी मौजूद हो, ताकि उनको भी पता हो कि किस पोलिंग स्टेशन को हमने हर हाल में एक्सेसिबल करना है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर असम्बलीज के अंदर पहुंचाने के लिए हमें टिकट जरूर दें, ताकि हम लेजिस्लेशन में, हम डिसीजन मेकिंग में, इन चीज़ों में हमारी राय शामिल हो, हम वहाँ पे असेंबली में आपको नुमाइंदगी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। मैंने इलेक्शन लड़ के रिपोर्ट बना के दी है, हमारी गलियां ऐसी नहीं है कि जहां पे व्हीलचेयर यूज़र या मेरे जैसा बंदा अपने क्रचेस के साथ जाके अपने लिए वोट मांग सके। और हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है कि जो मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो मैंने अपने ही साथियों को कहा कि आप मेरी कंपेन करें। अभी ऐड टू दिस बताइए। जी बिल्कुल, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि डेटा
सेग्रीगेशन प्रॉपर डाटा होना चाहिए। सेकंड ये कि बजटरी एलोकेशंस, जितने भी मैनिफेस्टोज बनते हैं उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स को एड्रेस करने के लिए बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब भी बजट बने उसमें प्रॉपर एलोकेशंस हो। थर्डली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जैसे एक्सेसिबिलिटी की अभी इमरान ने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन की कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। पॉलिसी रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगेन मैं फिर वही जॉर्गन्स की बात करूँगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारी जो रिकग्निशन है एज अ पर्सन फर्स्ट, कि पहले इंसान फिर डिसेबिलिटीज़, तो इन चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एस्पेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी का मैं बार बार इसलिए उस पर एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ये सबको एक्सेसिबल और इनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत है ताकि सब मिलकर इसको इकोसिस्टम क्रिएट करके काम कर सकें। तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज की लीडरशिप, रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट में रिजर्व सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू से दिस टू अंबर एंड आई आस्क नबील साहब, आईज से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स क्या है? वो कह रही है कि सबसे पहले जॉब एम्प्लॉयमेंट कोटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेफ लोगों को जॉब नहीं मिलती। वो हमारे से रीच आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस एजेंडा को पुश करें। ख़वातीन और बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उनकी स्पेस नहीं है, उनसे बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एड्रेस कर सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खामोश रहने से चीज़ें चेंज नहीं होती हैं जब तक कि हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब वो आए और हमारे साथ बैठें, बात करें, तो देन दे विल हैव दैट। ये तमाम लीडरान जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं इसको और जांच रहे हैं कि सूरत हाल क्या है, मेरे ख्याल में काफ़ी शर्म का मकान होना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं और हालात इस किस्म के हैं। तो आपको बाकायदा बुलाया जा रहा है कि हमारे पास आके बैठे, ये वोटर हैं, आपके पाकिस्तान के शहरी हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक। नबील, आपके पास मैं आता हूँ इन अ मिनट और फिर आपसे पूछूंगा कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसिडर करनी चाहिए, और फिर कुछ बात करेंगे कि सियासतदानों के साथ इंगेजमेंट आपकी तो रही है, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। नबील साहब बताइए। जी, हमारे जो सियासतदानों के लिए अगर आप कहना चाहें उनको तो नहीं, आपने अपने बारे में बताया। आपको अगर अपनी विश लिस्ट देनी है जी कि जी अब ये मैनिफेस्टोज लिखे जा रहे हैं, सियासतदान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या उनको बताएंगे, भाई मेरे लिए ये करो? सबसे पहले तो जो राजा इमरान साहब ने बात की, आबिया ने भी ये बात की कि हमें असेंबलीज़ में नुमाइंदगी दी जाए। इलेक्शन हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनके कोई भी करोड़पति नहीं है और इसमें और ना ही हमारे पास इन्वेस्टर होते हैं। हमें ये जो रिज़र्व सीट्स जो जिस तरह माइनॉरिटी की हैं, जिस तरह वुमेंस की हैं, उससे ताकि हमें सीट्स दी जाए। और जो पॉलिटिकल जो जमातें हैं ये हमें एक बार एक्सेप्ट करके तो देखें, ये हमें गले लगा के तो देखें। हमसे जिस तरह ये जितने बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, जिस तरह ये मजमा संभाल सकते हैं, हम में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एबिलिटी है कि हम भी लाखों का मजमा जो है वो संभाल सकते हैं। और हम हमारे आप कहिए कि बस लाख लोग होते हैं, बस चले ठीक है, चलो ठीक है, आपने मुहावरतन कहा, सही है, मुहावरतन कहा, तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। एक स्पेशल नीड है, उसको आप मीट कर दें, द स्काई इज द लिमिट, दैट्स व्हाट यू सेइंग, है ना? असेंबली के अंदर आपको जाना चाहिए। और जो अभी हमारी लेजिस्लेशन बनी है पाकिस्तान इस्लामाबाद आईसीटी राइट्स ऑफ एक्ट जो है, इसके अलावा पंजाब में भी है, बलूचिस्तान, इवन जीबी में भी है, लेकिन सिर्फ केपीके का अभी तक एक्ट पास नहीं हुआ। तो उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कब से पेंडिंग है ये लाइक 1980s का जो ऑर्डिनेंस था उसके बाद से कोई लेजिस्लेशन नहीं आई है। तो इस्लामाबाद एक्ट जो है वो 2020 में अगर आपकी असेंबलियों के अंदर नुमाइंदगी हो तो यू कैन रियली पुश इट। फिर और यही आपका मुद्दा है। तो आप सियासतदानों से मिले ना, आप तो बड़े मुतहर्रिक हैं। मैं सबसे मिलता हूँ, उनको बताता भी हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनकी रिहेबिलिटेशन भी करता हूँ, उनको सेंसिटाइजेशन भी देता हूँ। आप क्रिकेट को बहुत सुपरवाइज करते हैं। हम आपको नाज़रीन बता दें कि जो हमारा तजर्बा है इमरान साहब के साथ, बहुत अच्छी क्रिकेट खिलवाते हैं एंड ही इज़ अ वंडरफुल स्पोर्ट्स नर्चरर, खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन है और ये सीइंग इज बिलीविंग, मैं इनके साथ खेला हूँ, मुझे पता है कितना अच्छा खेलते हैं।
तो फिर ज़रा कि स्पोर्ट्समैन है तो इमरान खान से तो आपको मुलाकात हुई होगी? जी जी, मेरी इमरान खान साहब से बहुत मुलाकातें हैं। उनका जो डिसेबिलिटी विंग था उसमें मैं उनकी कंसल्टेंसी करता रहा हूँ। जो उन्होंने धरना किया था, उन्होंने हमें कॉल की कि उसमें WHO के भी लोग थे, हमने वहाँ पे उनके लिए एक प्रोग्राम 2014 वाला? जी जी, तो उसमें आपने भी डाला फिर? जी जी, उसमें हमने भी प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद भी उनसे मुलाकातें रही। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने टिकट के लिए भी उनसे कहा कि मुझे टिकट। उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा जी ये CC कमेटी जो है वो फैसला करेगी, जो हमेशा होता है ना। दूसरे सियासतदानों की निस्बत उनसे आपकी कुर्बत ज्यादा थी, तो नतीजा क्या निकला? मेरी सबसे ज़्यादा है। मैं बिलावल साहब से भी मिला हूँ, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है। मैं जरदारी साहब से भी मिला हूँ। फिर मैंने बाकायदा वो लेटर लिखा, जैसे बाकी लोगों ने सेनेट के लिए लेटर लिखा था कि हमें टिकट दिया जाए, तो मैंने तमाम पार्टीज़ को वो लेटर्स भी लिखा। कईयों के जवाब भी आए कि अभी आप लेट हो गए हैं। नून लीग के साथ यस, किससे मुलाकात हुई? उनमें उनके जनाब मैडम मरियम साहबा से हुई है। उनके वो जो PS हैं मलक जिशान, उनसे PM। अच्छा ना, 1 2 3 करके करते हैं, तो नतीजा क्या निकला? तो इमरान खान से मुलाकात का क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि वो जब आपके सामने आते हैं तो वो आपको उसको गले लगा लेते हैं। जब आप चले जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती है। और नून लीग के साथ नतीजा क्या निकला? सेम यही है तमाम पार्टीज का, है कि जब आप सामने आते हैं तो उनको नजर आता है हाँ जी हम आपके लिए ये कर देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ क्या नतीजा निकला? पीपल्स पार्टी के साथ ये निकला कि वो कहीं ना कहीं हमें घुसा लेते हैं, खींच लेते हैं, बुला लेते हैं, कोई सुन लेते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो। इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो एवरीवेयर। अगर मैं पूछ पाऊं अंबर से, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ तजर्बा अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल। अब इस तजर्बे को तब्दील कैसे करें? इनकी क्या तजवीज़ है, हम क्या करें? She's saying like अभी तक हमारा उस तरह से तजर्बा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे CVs प्रेजेंट किए कि हमें जॉब एटलीस्ट मिल जाए, लेकिन जो डेफ नहीं थे उनको फ़ौरन से अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन हम लोग कुछ नहीं, सब दुआ। अच्छा, आप सब क्वालिफाइड लोग हैं, जरा ये भी बताने की जरूरत है। कैन वी स्टार्ट विद यू? ताकि जी, मैंने MPhil किया जेंडर एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, और मैं पहली शिवनिंग स्कॉलरशिप पे गई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ नेशनल यूनिवर्सिटी नामल से मैंने मास्टर्स किया, और इसके काफ़ी। नबील साहब? सर मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है और इसके अलावा B.Ed भी किया हुआ है। आई एम द आल्सो स्पोर्ट्समैन। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट, और इसके अलावा मैंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज डन वंडरफुली वेल, सो हैट्स ऑफ टू देम। सर इस पे आपको ये भी बात निकली है तो इस पे बताते चलें कि हमारे ब्लाइंड क्रिकेट का जो इस टाइम पे भी जो माहाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो इससे जो अभी इजाफा करके सबसे जो टॉप का प्लेयर है उसको 25,000 रुपये माहाना दिया जाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और हमारी जो मैच फीस है, डोमेस्टिक मैच फीस, फॉर ज़का साहब टू थिंक अबाउट। मैच फीस जो है वो सर 500 है। 500 जी, 500 रुपीस। मुझे पता है, मैं वैसे ही जरा उसको एम्फसाइज करने के लिए कह रहा था। समथिंग फॉर पीसीबी टू थिंक अबाउट। और हमारा जो अब इससे ज़्यादा ज़्यादती की बात क्या हो सकती है? और जो हमारी अगर हमारे अंदर सर आपको मालूम है कि CSSB पास कर चुके हैं। हमारे इस वक्त 6 ब्लाइंड पर्सनस हैं जो CSP ऑफिसर्स हैं। हमारे पास जो यूसुफ सलीम साहब हैं वो अभी सिविल जज हैं, रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो टैलेंट बहुत है, बात एक्सेप्टेंस की। अंबर, क्वालिफिकेशन? ग्रेड 12 तक। ओके, और अभी क्या कर रही हैं? अभी टीचिंग कर रही हैं और काम कर रही हैं, जो बॉलिंग, टेम्पर्ड बॉलिंग और उन सब चीज़ों में वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को ये इंक्लूड करती हैं। बेसिकली ये टीचर्स हैं, जितने भी डेफ हैं ना रावलपिंडी के, बेसिकली ये उनकी टीचर्स हैं। ये टीचर रहे भी हैं उनके साथ, और अभी ये उनकी मुख्तलिफ चीज़ों में सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जहाँ पे वुमेन्स आ जाती हैं, जैसे अभी आपने देखा हो कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आबिया के साथ डिस्कशन करने में। इससे पहले शायद मेरे साथ ये डिस्कशन करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी। सो ये अभी जितनी भी डेफ लेडीज़ हैं
मैंने इनके लिए एक होटल भी बनाई रखा है बड़ा अरसा, जिसमें इनको खाना पीना काफ़ी सारी चीज़ें फ्री देता था, और वहाँ पे इनके लिए इंडोर गेम्स रखी हुई थी। ये वहाँ सारे आके कम्युनिकेट करते थे, आपस में बात करते थे। इवन के लाहौर से भी लोग आए। जी बताइए। नहीं, वो ये कह रही है कि हम लोग लाइक पार्ट ऑफ द डिफरेंट फोरम्स, और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आप। वंडरफुल। टुवर्ड्स द एंड 30 सेकंड का मैसेज क्या है? यू कैन लुक टुवर्ड्स द कैमरा और आप तमाम लीडरान से मुखातिब होकर बता सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन क्या पैगाम है? मेरा पैगाम यही है कि सबसे पहले हमें टिकट्स दिए जाएं, हमें असम्बलीज़ के अंदर सीटें दी जाएं, और हमें भी अपने साथ कंसिडर और एक्सेप्ट किया जाए कि हम भी आम इंसानों की तरह सब कुछ बल्कि उनसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वांट टू ऐड समथिंग? शी वांट्स टू ऐड समथिंग? हमें जॉब्स दी जाएं और सबके साथ मिलकर काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। और सब कुछ लाइक एक्सेप्टेंस इज माय मैसेज, कि सबको एक्सेप्ट करें ताकि डेफ ब्लाइंड सब लोग मिलके काम कर सकें। इंक्लूसिव पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये तो आपने बातें सुन ली उन लोगों की जो बराह रास्त मुतासरीन हैं जमहूरियत के इतने बड़े सुकम के कि जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की नुमाइंदगी नहीं होती। ये विक्टिम्स हैं, जो लोग अपनी पॉलिसियों के ज़रिए इनके मसाइल को हल कर सकते हैं, उनकी बात भी सुन लीजिएगा और उसके बाद आप मवाजना कर पाएंगे कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। बहुत ही अहम लोग वो लोग हैं जो माजूर लोग हैं, जो ख़ुद नहीं आ सकते हैं। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन ये 54 लाख से ज़्यादा है। तो 54 लाख लोगों को इस वजह से वोट से महरूम रखना कि वो आ नहीं सकते, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये जमहूरियत की नपी है। और ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि हकीकी इलेक्शन हो और एक जमहूरी अंदाज से फ़ैसले हो, तो फिर उन लोगों को भी पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने में इलेक्शन कमीशन अपने वसाइल इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन का तो बुनियादी तौर पर ये काम है कि लोगों को आगाही दे कि जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करें, चाहे वो कोई भी हो, माजूर हैं, ख़वातीन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, वो सब अपना वोट कास्ट करें। लेकिन आपका सवाल जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो किसी भी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा किरदार और ज़िम्मेदारी बनती है इस हवाले से कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये जो तबका है इसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया, और जो अहमियत इनको दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में मिलती है, हमारे यहाँ वो बदकिस्मती से नहीं मिल सकी। समाज टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि वो इस अहम मसले पे मेरे से सवाल किया है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों को निकाल के ले। इलेक्शन कमीशन पे पाबंदी आयद होनी चाहिए कि माजूर लोगों को स्टेशन तक ले जाने के लिए सहूलत फराहम करें। ऐसा ना हो कि जो 500 वाला गज़ का मामला है वो 500 पे न छोड़े। इस वक्त हमने मोबिलाइजेशन किसी हद तक पहुंचा चुकी है और इंशाल्लाह अगले दिनों में हम उसको और पहुंचा देंगे, और हमें उम्मीद होगा कि लोग जोक निकलेंगे, क्योंकि इस मुल्क का बका इसमें है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, आईन हो और पार्लिमान हो, और अगर ये नहीं होगा तो ये मुल्क आगे चल नहीं सकता है। तो जो माजूर लोगों के नुमाइंदगान बात कर रहे थे वो हकीकत है। जो सियासी जमातें अभी तक बात करती रही हैं वो फसाना रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा इंतखाबात के अंदर, मैनिफेस्टोज़ के अंदर और सीट एलोकेशन के अंदर डंडी नहीं मारी जाएगी। ये तादाद बहुत बड़ी है और अगर ये लोग मुनज़्ज़म हो गए तो आप यकीन मानिए 50-60 सीटें कौमी असम्बली की तो इनके वोटों से बराह रास्त मुतासर हो सकेंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।